क्या करूं ऐसा जिससे मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएं। कुछ तो तुझे ऐसा करना पड़ेगा कालू। अपने दिमाग की बत्ती जला और कुछ सोच। तभी कालू कौवा देखता है कि सामने से मांस से भरी हुई गाड़ी जा रही थी। अरे अरे, इतना सारा मांस, पर ये इतना सारा मांस कहाँ जा रहा है? मांस के भरे हुए ट्रक को देखकर कालू कौवे की दिमाग की बत्ती जलती है और उससे बढ़िया सा उपाय आ जाता है। कालू कौवा तो उस गाड़ी के सामने आ जाता है और उसे रोक देता है। भैया सुनो जरा, मुझे आपसे कुछ काम है। आप गाड़ी से उतरकर जरा बाहर तो आना। अरे क्या काम है तुम्हें मुझसे कौवे? बाडू चील ने ऑर्डर पर ये सारा मांस मंगवाया है, मुझे जल्दी से ये पहुंचाना है उसके घर पर। मेरी बात तो सुनो तुम, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। जरा गाड़ी से उतरकर बाहर तो आओ। जग्गू पक्षी जैसे ही गाड़ी से उतरकर बाहर आता है तो कालू कौवा एक डंडा उसके सर पर मारता है और जग्गू पक्षी तो वहीं पर बेहोश हो जाता है। पड़ गया महंगा गाड़ी से उतरना। अब ये सारा का सारा मांस मेरा है, मैं इसे बेचकर बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। शातिर कालू कौवा मांस से भरी गाड़ी लेकर फौरन वहाँ से भाग जाता है। एक काम करता हूँ, पहाड़ों की और जो राशि चील रहती है, ये सारा मांस ले जाकर उसे बेच देता हूँ। बहुत पैसे वाली है वे चील, मांस को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी और मुझे दुगने दाम दे देगी इसके। बस फिर क्या, कालू कौवा वे ट्रक लेकर सीधा पहाड़ों की ओर चला जाता है और वे सारा मांस लेकर वे राशि चील के पास आ जाता है। राशि चील, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए कितना सारा मांस लेकर आया हूँ। बताओ बताओ, खरीदोगी ना मुझसे? मांस से भरे हुए ट्रक को देखकर तो राशि चील के मुंह में पानी आ रहा था। भूख तो मुझे बहुत लगी है और मांस खरीदने के लिए मैं बाजार तो जा ही रही थी। अच्छा हुआ तुम आ गए यहाँ पर ये बताओ, मांस तो ताज़ा है ना? कहीं सड़ा हुआ मांस तो लाकर नहीं दे रहे मुझे? क्या बात करती हो राशि चील, मेरा रोज का काम है ये। आंखें बंद करके लो, ताज़े से भी ताज़ा मांस है ये। ठीक है, फिर मैं तुम्हें अभी घर से पैसे लाकर दे देती हूँ। थोड़ी देर के बाद राशि चील काफी सारे पैसे लाकर कालू कौवे को दे देती है और कालू कौवे का तो एक ही दिन में इतना ज्यादा फायदा हो गया था। दूसरी तरफ बाडू चील कब से अपने मांस के आने का इंतजार कर रही थी। कहाँ रह गया ये जग्गू पक्षी? एक तो पहले इन्हें पैसे दे दो, तो हमेशा देर से ही आते हैं। कुछ देर के बाद जग्गू पक्षी को होश आ जाता है तो वे उठकर क्या दिखता है, उसकी गाड़ी तो खड़ी थी पर गाड़ी से सारा का सारा मांस गायब था। परेशान होकर बेचारा जग्गू पक्षी भागा भागा बाडू चील के पास चला जाता है। बाडू चील, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा मांस ना ला सका। क्या? मैं कब से यहाँ पर मांस के आने का इंतजार कर रही हूँ, भूखी बैठी हूँ मैं कब से। पैसे तो तुमने पहले ले लिए, पर मेरा मांस कहाँ है? तुम लेकर क्यों नहीं आए? बाडू चील, मैं मांस से भरी गाड़ी लेकर तुम्हारी तरफ आ रहा था, तभी अचानक रास्ते में एक कौवे ने मुझे रोका और मुझे गाड़ी से निकालकर मेरे सर पर डंडा मारा। मैं बेहोश हो गया। बस उसके बाद वे मेरी गाड़ी से सारा का सारा मांस चुराकर भाग गया। क्या? मेरा सारा मांस एक कौवा लेकर भाग गया? कौन है वे चोर कौवा? मुझे उसका नाम बताओ जल्दी, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मैं नहीं जानता उसे, मैंने तो उसे पहली बार देखा था। जरूर वे पास वाले मेठू महाराज के जंगल में ही रहता होगा। अब तो उसे ढूंढना बहुत ही आसान है, एक बार हाथ लग जाए उसे कच्चा चबा जाऊंगी। गुस्से में भूखी बाडू चील उस कौवे को ढूंढने के लिए मिठू महाराज के जंगल में चली जाती है। भैया, आप कब आओगे मेरे घर? मुझसे मिले हुए पूरे 2 साल गुजर गए, पर आप तो मेरे घर आते ही नहीं। देख रही हूँ मैं सब, जब से आपकी शादी कराई है भाभी ने तो पूरा आपको अपने वश में कर लिया। अरे नहीं नहीं रानी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारी भाभी तो अभी है भी नहीं घर पर, वे तो अपने मैके रुकने गई है। तो भैया आप आ जाओ ना मुझसे मिलने, मैं आपका रोजाना इंतजार करती हूँ। आऊँगा आऊँगा रानी, मैं तुमसे मिलने जरूर आऊँगा और आकर तुम्हारे हाथ के मजेदार रसगुल्ले खाऊंगा। हाँ भैया, जल्दी आना, मैं आपका बहुत इंतजार कर रही हूँ। अरे रानी, फोन रखो ना, देखो मैं तुम्हारे लिए गरम गरम बर्गर लेकर आया हूँ। अच्छा भाई, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। रानी कौवी फोन रख देती है। फिर कालू कौवा और रानी कौवी मजे से बर्गर खाते हैं। कितना याद कर रही थी मुझे। चलो
आज मैं अपनी बहन रानी के घर चला ही जाता हूँ। उसे सरप्राइज देने में बहुत मजा आने वाला है। सरप्राइज देने रानी कौवी का भाई आज ही मिठू महाराज के जंगल चला जाता है। थोड़ी देर के सफर के बाद वे मिठू महाराज के जंगल में पहुंच जाता है। आज तो बाजू चील भी बहुत गुस्से में उस कौवे को जंगल में ढूंढ रही थी जिसने उसका मांस चुराया था। तभी ढूंढते ढूंढते बाजू चील को रानी कौवी का भाई नजर आ जाता है। जरूर यही होगा वे कौवा। शक्ल से भी कितना चालाक लगता है। आज इसे नहीं छोड़ूंगी। मेरा मांस चुराने की इसे कड़ी सजा दूंगी। अरे अरे, इस जंगल में आए हुए भी मुझे कितने साल गुजर गए। पता नहीं रानी का घर कहाँ होगा। तभी पीछे से बाजू चील हमला करती है और रानी कौवी के भाई को पकड़ लेती है। तूने मेरा मांस चुराया है ना? चोर कहीं के, छोड़ूंगी नहीं तुझे। चोरी करने में शर्म नहीं आती। अरे रुको रुको चील, ये तुम क्या बोल रही हो? मैं कोई चोर वोर नहीं हूँ। बाजू चील बहुत गुस्से में थी। वे कुछ नहीं सोचती और वे रानी कौवी के भाई को बहुत ज्यादा मारने लग जाती है। तभी भागा भागा वहाँ पर जग्गू पक्षी भी आ जाता है। अरे रुक जाओ बाजू चील, ये वे कौवा नहीं है जो तुम इसे मार रही हो। रुक जाओ, छोड़ दो इसे। ये बात सुनकर बाजू चील रुक जाती है। क्या ये वो कौवा नहीं है? पहले बताना था ना। मैंने इस बेचारे कौवे को मार मार कर इसका अंचर पंचर ढीला कर दिया। मैं कह रहा था बार बार, मैं चोर नहीं हूँ। बाजू चील रुक जाओ, मैं तुम्हें उस चोर कौवे का चित्र बना के देता हूँ ताकि अगली बार तुमसे कोई गलती ना हो। जग्गू पक्षी कालू कौवे का चित्र बनाने के लिए चला जाता है। थोड़ी ही देर में जग्गू पक्षी एक पेपर पर कालू कौवे का हूबहू चित्र बनाकर लाता है। ये है वे चोर कौवा। इसी ने मेरे सर पर डंडा मार के मुझे बेहोश कर दिया था। शक्ल से कितना मासूम लगता है, परंतु एक नंबर का चोर है। अब तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। कालू कौवे का चित्र देखकर रानी कौवी का भाई तो फौरन से पहचान लेता है। अरे अरे, इस कौवे को तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये तो मेरा साला है। चोरी इसने की और मार मुझे पड़ी। कालू कौवे, तेरी तो खैर नहीं। बाजू चील तो बाद में, पहले तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तुम जानते हो ना इसे। चलो चलो, मुझे इस कौवे के पास ले चलो। हाँ, मैं ले चलता हूँ। मुझे कालू कौवे का घर ठीक से याद नहीं, पर वह रहता इसी जंगल में है। हम ढूंढेंगे तो मिल जाएगा उसका घर। बस फिर रानी कौवी का भाई बदला लेने के लिए बाजू चील को साथ लेकर कालू कौवे के घर चला जाता है। हाय रे, मेरे भैया आ गए। कालू जी देखो, मेरे भैया आ गए। इतना बड़ा सरप्राइज दिया आपने मुझे। भैया, आज मैं आपके लिए मीठे मीठे रसगुल्ले बनाऊंगी। हाँ हाँ मेरी बहन, जरूर बनाना। पर अभी मुझे तुम्हारे पति से बहुत जरूरी काम है। हाँ हाँ बोलो बोलो भैया, आपको मुझसे क्या काम है? वैसे अब आप मुझसे पैसे मांग सकते हो, क्योंकि आपके साले के पास बहुत पैसे आ गए हैं। मांस से भरा ट्रक मैंने मंगवाया और चोरी तूने किया। दुष्ट कौवे, तेरी वजह से मैंने इस मासूम कौवे को भी कितना मारा। किया? तुमने भाई को मारा? वैसे अच्छा ही किया। भैया की थोड़ी पिटाई तो होनी ही चाहिए थी। बहुत हंसी आ रही है ना तुझे? अभी तेरी ये हंसी रोने में बदलता हूँ। बस फिर क्या, रानी कौवी का भाई और बाजू चील दोनों ही मिलकर कालू कौवे की जमकर पिटाई लगाते हैं। इस तरह कालू कौवे को चोरी करने की सजा मिलती है और इस मार को वे हमेशा याद रखता है। जंगल में सख्त सर्दी का मौसम चल रहा था। सारे के सारे पक्षी धूप में खड़े आपस में बातें कर रहे थे। भाई, इस बार की सर्दियों ने तो हमारा हाल बुरा कर दिया। कितनी ज्यादा ठंड होती है हमारे घरों में। हम तो हीटर भी नहीं ले सकते, कितना महंगा होता है वो। चलो हम सब जाकर अपने अपने लिए कंबली ले आते हैं। कम से कम रात को हमें ठंड तो थोड़ी कम लगेगी। हाँ कालू कौवे, तुम ठीक कह रहे हो। कंबलें तो हमें खरीदनी ही पड़ेंगी, क्योंकि कंबल के बिना तो अब हमारा गुजारा नहीं है। चलो ना फिर जल्दी से जाकर कंबली ले आते हैं, वरना रात हो जाएगी। और सबको तो पता है ठंड में रात गुजारना कितना ज्यादा मुश्किल है। पक्षियों चलो, दूसरे जंगल में उल्लू सेठ की दुकान पर चलते हैं। वहाँ से हमें अच्छी कंबलें मिल जाएंगी। फिर सारे पक्षी कंबल लेने के लिए दूसरे जंगल की ओर निकल जाते हैं। उधर दूसरे जंगल में उल्लू सेठ की दुकान पर तो काफी नए और ब्रांडेड कंबल आए हुए थे। ओए ओए गरीब पक्षी, तुम ये मेरी दुकान के सामने ठेले के ऊपर कंबलें लेकर क्यों बैठे हुए हो? ये मेरी जगह है। चलो चलो हटाओ यहाँ से ये सब। क्यों जाऊँ मैं यहाँ से?
मैं तो यहीं खड़े होके ये सारी कंबलें बेचूंगा। मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं भी उनका पेट पालने के लिए यहाँ पर कब से खड़ा हूँ। बहुत आवाज निकल रही है तेरी। अब तो जैसे गरीब पक्षी मेरे सामने खड़े होके बोलेंगे। रुक जा बेटा, तुझे तो अभी बताता हूँ। उल्लू सेठ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वे गुस्से में उस गरीब पक्षी का ठेला उलट देता है। सारे के सारे कंबल नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। अरे रे, ये क्या कर दिया तुमने? ये कैसी दुनिया है? यहाँ तो गरीब पक्षियों को कोई जीने नहीं देता। चल चल भाग जा यहाँ से। आइंदा की बात अगर तूने मेरी दुकान के सामने ये ठेला लगाया तो इससे ज्यादा बुरा करूंगा अगली बार। बेचारा गरीब पक्षी अपनी सारी कंबलें ठेले पर रखकर वहाँ से चला जाता है। या बड़ा मेरा मुकाबला करने वाला अपनी बेकार सस्ती कंबलें मेरी दुकान के सामने बेचेगा तो पक्षी तो इसी से खरीदेंगे, और मेरी महंगी कंबलें कौन खरीदेगा फिर। आज इसे अच्छा मजा चखा है, आइंदा के बाद कभी मेरी दुकान के सामने नजर नहीं आएगा। कुछ देर के बाद सारे के सारे पक्षी कंबल लेने के लिए उल्लू सेठ की दुकान पर आ जाते हैं। उल्लू सेठ, हम सबको अच्छी अच्छी कंबलें दिखाओ। हम सारे पक्षी हर साल तुमसे ही कंबल आकर खरीदते हैं, इसीलिए हमने सोचा कि इस साल भी हम तुमसे ही खरीद लें। अरे वाह वाह, ये तो अच्छा किया कि तुम सारे पक्षी यहाँ पर आ गए। रुको जरा, मैं अभी अच्छी अच्छी कंबलें दिखाता हूँ। हाँ, मोटी मोटी कंबलें दिखाओ ताकि रात को हमें ज्यादा ठंडी न लगे। पक्षियों को उल्लू सेठ फिर सबसे ज्यादा भारी और मोटी कंबलें दिखाता है। पक्षियों, एक बात मैं पहले ही बता दूं, इस साल इन कंबलों के दाम पिछली बार जैसे नहीं हैं, क्योंकि इस साल की कंबलें बहुत ज्यादा मोटी और गर्म हैं, इसीलिए ये थोड़ी सी महंगी हैं। क्या मतलब उल्लू सेठ, ये कंबलें कितनी महंगी हैं? पिछले साल ये मोटी कंबल 1200 रुपए की थी, पर इस साल अब ये कंबल 5000 रुपए की हो गई है, इसीलिए इससे कम में मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। बाप रे, 5000 रुपए की एक कंबल! क्या हो गया उल्लू सेठ, क्या सारी कंबलों के पैसे हमसे ही ले रहे हो? तुम अगर 2000 ही बोल देते तो फिर भी ठीक था, पर तुमने तो सीधा 5000 बोल दिया। हाँ हाँ उल्लू सेठ, ये बात तो बहुत गलत है। 5000 रुपए की एक कंबल हम भला कैसे खरीदेंगे? देखो पक्षियों, मेरे पास दिन भर में बहुत से ग्राहक आते हैं। तुम पक्षियों को अगर ये कंबल नहीं चाहिए तो कोई नहीं, मैं हल्की वाली कंबलें दिखा देता हूँ, उन कंबलों के दाम भी कम हैं। उल्लू सेठ, मेरी बात का बुरा नहीं मानना, पर जो बात है सो बात है। जब से तुम्हारी ये दुकान चली है तुम्हारे अंदर तो घमंड आ गया है। गरीब पक्षियों को तो तुम कुछ समझते ही नहीं हो। हाँ उल्लू सेठ, हम तो तुम्हें बहुत ज्यादा ईमानदार समझते थे, तभी तो इतनी दूर से हम यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे पास आए। हम सब पक्षी बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं, और एक कंबल के पीछे हम इतने सारे पैसे नहीं फेंक सकते। ठीक है भाई, ठीक है, तुम सब पक्षी यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि मैं तो अपनी कंबलें इतने दाम में ही बेचूंगा। जब तुम पक्षियों के बच्चे ठंड में मरेंगे तब देखना, तुम सारे पक्षी भागे भागे मेरे पास ही आओगे ये कंबल खरीदने। तुम्हारी भूल है ये, हम मर जाएंगे, पर तुम्हारी ये महंगी कंबलें खरीदने हम तुम्हारे पास दोबारा वापस से कभी भी नहीं आएंगे। गुस्सा होकर सारे के सारे पक्षी बिना कंबल लिए वहाँ से चले जाते हैं। जाओ जाओ पक्षियों, 2 दिन के बाद सारे पक्षी लौटकर वापस मेरे पास ही आओगे। अगर ना आए तो मैं अपना नाम बदल के पागल सेठ रख लूंगा। वहीं अपने जंगल में आकर सारे पक्षी बहुत ज्यादा गुस्से में बैठे हुए थे। हम कितनी मेहनत से उड़कर दूसरे जंगल गए थे, पर हमें क्या मिला? उल्लू सेठ ने तो हमें लूटने के लिए कंबलों के दाम ही बढ़ा दिए। हाँ मीनू चिड़िया, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। सोचा था उल्लू सेठ हमारा जानने वाला है तो हमें कंबल लेने पर डिस्काउंट देगा, पर उल्टा वे तो हमें लूटने में लगा हुआ था। अब क्या करें पक्षियों, कंबल कहाँ से खरीदें? थोड़ी देर में रात हो जाएगी, और पता है ना रात को कितनी ज्यादा ठंड बढ़ जाती है। चिंता न करो यार बुलबुल बहन, हम सब है ना कोई उपाय ढूंढ ही लेंगे। आज की रात हम ठंड में नहीं सोएंगे बिल्कुल भी। बस फिर रात हो जाती है। सारे पक्षी तो अपने अपने घरों में बैठे हुए थे, पर बाहर हवाएं काफी ज्यादा तेज चल रही थीं, जिसकी वजह से मीनू चिड़िया घर भी जोर जोर से हिल रहा था। मम्मा, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, और ये क्या, हमारा ये घर इतने जोर जोर से क्यों हिल रहा है? मानो चिड़ी, बाहर हवाएं तो देखो कितनी ज्यादा तेज चल रही हैं, इसी वजह से हमारे ये घर भी जोर जोर से हिल रहा है। पर मम्मा, अगर इन तेज हवाओं की वजह से हमारा ये घर टूट गया तो ये तो सीधा हम पर ही गिरेगा। हाँ चलो चलो मेरे बेटे, हम जल्दी से घर से बाहर चलते हैं, वरना अगर ये घर टूट गया तो सीधा हम पे ही आके गिरेगा। मीनू चिड़िया फिर मानो चिड़े को लेकर फौरन से घर से बाहर आ जाती है, पर उन तेज हवाओं की वजह से वे घर पेड़ से नीचे गिर के टूट ही जाता है। हाय रे, हमारा घर नीचे गिर के टूट गया। कितनी मेहनत से मैंने रात दिन लगाकर ये घर बनाया था। मम्मा, अब हम कहाँ जाएंगे? ये ठंड तो बढ़ती जा रही है, और देखो ना बर्फबारी भी शुरू हो गई।
अपनी खिड़की से कालू कौवा मीनू चिड़िया और मानो चिड़िया को बाहर सर्दी में कांपता हुआ देख लेता है। अरे बाप रे, मीनू चिड़िया घर टूट गया। बेचारी किस तरह अपने बेटे को लेकर बाहर ठंड में खड़ी है। चलो जल्दी से जाकर इसे अपने घर में ले आता हूँ। कालू जी आप यहीं रुको, मैं जाती हूँ, मीनू चिड़िया और मानो चिड़िया को लेके आती हूँ। रानी कौवे फिर चली जाती है। मीनू चिड़िया और मानो चिड़िया को लेकर वे अपने घर में आ जाती है। मीनू चिड़िया तुम्हारा घर टूट गया है ना, तुम इस बात की बिल्कुल चिंता मत करना, ये भी तुम्हारा अपना ही घर है। तुम मानो चिड़िया के साथ यहाँ पर आराम से रहो। हाँ मीनू चिड़िया, वैसे भी तुम कहती हो ना, हम पक्षियों को मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देना चाहिए, तो देखो मैं भी वही कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कालू कौवे, मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान थी कि इतनी ज़्यादा ठंड में मैं मानो चिड़िया को लेकर कहाँ जाऊँगी, पर रानी कौवे आई और मुझे यहाँ लेकर आ गई। मम्मा मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना। अरे खाना तो हमने भी नहीं खाया, चलो मैं लगाती हूँ, फिर सब मिलके खाते हैं। रानी कौवे फिर जल्दी से भोजन लगा देती है। आज उसने गरम गरम रोटियां और दाल बनाई थी। सब मिलकर मजे से भोजन खा रहे थे। मानो चिड़ा जल्दी जल्दी भोजन खाता है और वे सामने रखी गरम रोटी को ही ओढ़ के सो जाता है। अरे मीनू चिड़िया अपने बेटे को देखो कैसे रोटी ओढ़ के सो गया। मीनू चिड़िया फिर मानो चिड़े को ऐसे रोटी ओढ़ के सोता हुआ देखती है तो उसके मन में तो बढ़िया सा उपाय आ जाता है। अरे वाह, ये देखकर तो मुझे बहुत बढ़िया सा उपाय मिल गया। हम महंगी कंबल नहीं खरीद सकते तो क्या हुआ, हम बड़ी बड़ी रोटियां बनाएंगे और गरम गरम रोटियां बना के हम उन्हीं रोटियों को कंबल की जगह ओढ़ लेंगे। रोटियां गरम होंगी इसीलिए हमें ठंड भी नहीं लगेगी। अरे वाह मीनू चिड़िया, ये तो बहुत बढ़िया उपाय है। अगर ऐसा हो गया तो लुसेटो जल के काला हो जाएगा। हम रोटी वाली गरम कंबल ओढ़ के आराम से सोएंगे फिर। बस फिर क्या था, मीनू चिड़िया और रानी कौवे मिलकर बड़ी बड़ी रोटियां बनाने लगती हैं। जब रोटियां बनके तैयार हो जाती हैं तो वे सारे पक्षी वे बड़ी सी रोटियां ओढ़ के ही आराम से सो जाते हैं। रोटियां गर्म थीं इसलिए पक्षियों को बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी। वे पक्षी तो सुकून से सो रहे थे। पक्षियों तुम सब मानोगे नहीं, कंबल से ज्यादा तो गरम रोटी को ओढ़ के सोने में आता है। पता है कल हमने ऐसा ही किया। हाँ पक्षियों, कल रात जो सोने में मजा आया वैसा मजा तो मुझे आज तक नहीं आया। रोटी पूरी रात गर्म थी जिसकी वजह से सोने में भी बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। तो फिर ठीक है, हम भी आज रात को अपने अपने घरों में बड़ी बड़ी सी रोटियां बनाएंगे और उन्हें ओढ़ के हम सो जाएंगे आराम से। बस फिर क्या, रात हो जाती है। कालू कौवे और मीनू चिड़िया की बात मानकर पक्षी अपने अपने घरों में बड़ी बड़ी सी रोटियां बना रहे थे। जब रोटियां बनकर तैयार हो जाती तो पक्षियों उन्हीं रोटियों को ओढ़ के आराम से सो जाते। पक्षियों को बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगती। फिर कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। उल्लू सेठ तो पक्षियों का इंतजार कर रहा था कि पक्षी अभी तक उसकी दुकान पर कंबल खरीदने क्यों नहीं आए। अरे भाई, एक हफ्ते से ऊपर हो गया, पक्षी मेरे पास दोबारा कंबल खरीदने क्यों नहीं आए। अगर पक्षी जल्दी ना आए तो मुझे अपना नाम बदल के पागल सेठ रखना पड़ेगा, जो मैंने अपने आप से कहा था। पक्षियों का पता लगाने रात को उल्लू सेठ पक्षियों के जंगल में आता है और वे घर की खिड़की से पक्षियों के घरों में झांकता है। अरे बाप रे, ये कैसी कंबल है, ये कंबल तो नहीं लग रही। अरे ये तो रोटी है, इतनी बड़ी बड़ी रोटियां। बाप रे, ये पक्षी तो बड़े ही चालाक निकले, बड़ी बड़ी रोटियां बना के इन्हें ही ओढ़ के सो गए। पक्षियों को रोटी वाली कंबल में देखकर उल्लू सेठ तो बहुत ज्यादा ही जल जाता है। आखिरकार वे वापस चला जाता है। उल्लू सेठ को तो अब बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी कि अगर रोटी वाली कंबल का उपाय और जंगलों में भी फैल गया तो उसकी कंबलें तो बिकना बिल्कुल ही बंद हो जाएंगी।